मिलते हैं हजारों से, मिलते हैं हजारों से पर एक तेरी याद आती है। मिलते हैं हजारों से पर एक तेरी याद आती है, यह वो चौखट ही है तेरी माँ, वो चौखट ही है तेरी माँ, जहाँ यह बंदा सुकून पाता है, जहाँ यह बंदा सुकून पाता है। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों को हिंदुओं की आदि शक्ति माँ दुर्गा की इस पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ आप लोगों को अच्छाई की जीत और बुराई की हार, अच्छाई की जीत और बुराई की हार की इस विजयदशमी पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को तन मन के साथ कर रहे होंगे, ताकि आप लोग जो है बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक अंक क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो आइए हम आप लोगों को मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो साथी हैं, आपके जो भाई हैं, आपकी जो बहन है, जो अभी पढ़ रहे होंगे, उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी क्या कर सके, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ सके। तो आइए आप लोगों को मेंसुरेशन के बारे में बताते हैं, आखिर मेंसुरेशन होता क्या। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। चलिए, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, हमने बोला गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई, कोमा क्षेत्रफल, कोमा आयतन के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन, मेंसुरेशन कहलाता है, मेंसुरेशन कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय आकृति की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादियों के मापों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्षेत्रमिति कहलाता है। ज्यामितीय आकृति, इसमें क्या आ गया, वह वस्तु जिसका एक निश्चित ढांचा होता है, ज्यामितीय आकृति कहलाता है। जैसे इसमें आ जाएगा वर्ग, आ जाएगा, मतलब अनेक प्रकार की क्या द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृति आ जाएगी। इसमें दो बीमा और तीन बीमा होगा, वह हमारा द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। जैसे वर्ग, आयत, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, गोला इत्यादि अनेक प्रकार की। तो आइए हम सभी को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, मेंसुरेशन का सबसे पहला हमारा आकृति, उस आकृति का नाम है त्रिभुज। सबसे पहला आकृति होगा जिसका नाम है त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब समझिएगा ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। नाम है ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल को अगर तोड़ते हैं तो ट्राई और एंगल में टूटता है। ट्राई का मतलब हो जाएगा 3 और एंगल का मतलब हो जाएगा कोण। लेकिन क्या होगा, टूट तो गया, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, लेकिन यह क्या होगा, तो क्लोज्ड होगा, मतलब क्या होगा, बंद होगा। क्या होगा, बंद होगा, क्लोज्ड होगा। मतलब अब इसको हिंदी के माध्यम से तोड़ेंगे, इसको टूटेगा त्रि और भुज में, त्रि और भुज में, जिसमें 3, त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा।
अर्थात तीन भुजा और तीन कोण से बनी वह बंधाकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। वह बंधाकृति क्या कहलाता है? हमारा त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजा और तीन कोण से बनी बंधाकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई, बोल सकते हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होगा? तीन भुजा होगा। जैसे देखा जाए, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, और तीनों भुजा क्या आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ है, मतलब सटा हुआ है। किस आकृति में? बंद आकृति में। क्या कहलाएगा? हमारा त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे? त्रिभुज कहलाएगा। यह आकृति जो हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज की आकृति का। आगे देखते हैं, जैसे इसमें भी तीन भुजा, एक भुजा, आगे देखिए, क्या बताइएगा यह त्रिभुज है? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। यह त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह खुला है, और हमने अभी पढ़ा है त्रिभुज जो है, त्रिभुज तीन भुजाओं का होता है, तीन कोण का होगा, लेकिन क्या होगा? बंद होगा। तो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग त्रिभुज के बारे में समझे होंगे। अब आइए हम जानते हैं त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। त्रिभुज की जो है क्या क्या विशेषताएं होती है, तो चलिए हम जानेंगे त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे जो है, स्क्रीन पे जो है हम क्या बनाए? त्रिभुज बनाए। क्या बना है? त्रिभुज बना है। इस त्रिभुज को बढ़िया से देखिएगा आप लोग। त्रिभुज, इसका हम नामकरण कर दे। ये हमारा हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। त्रिभुज है, हमने बताया त्रिभुज तीन भुजा, एक भुजा हमारा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, और एक भुजा ये हो गया। ए, ए और ए। चलिए, ये हमारा हो गया भुजा। अर्थात त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में जो है तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में क्या होगा? तीन भुजा होगा। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? तीन कोण होंगे। उसके बाद देखिएगा, त्रिभुज में जो है तीन शीर्ष भी होता है। शीर्ष मतलब चोटी, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, ए बी सी। त्रिभुज में क्या शीर्ष होगा? तो तीन गो शीर्ष होगा। तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजा। आगे समझिएगा, त्रिभुज में कितना कोण हो गया? तीन कोण। एगो कोण बी हो गया, कोण ए हो गया, और कोण सी हो गया ना। त्रिभुज में तीन कोण हो गया, तो कोण एगो हो गया ए, एगो हो गया कोण बी, और एगो हो गया कोण सी। ए बी सी त्रिभुज के अनुसार, इस त्रिभुज के अनुसार। अब भुजा क्या होगा? तो भुजा भी होगा तीन गो, ए बी, ए सी और बी सी। तीन भुजा हो गया। उसके बाद तीन शीर्ष होगा, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। क्या है शीर्ष? तीन गो शीर्ष है। उसके बाद त्रिभुज का जो है अंतः कोणों का योगफल का जो मान होता है वह होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है प्यारे, अंतः कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज का अंदर का जो कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इस तीनों कोणों को मिला के 180 डिग्री ही पूरना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या हो जाएगा हमारे प्रिय? 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद त्रिभुज में जो है दो सतहें होती है। त्रिभुज में कितनी सतह होगी? त्रिभुज की जो सतहें होगी वह होगी दो। सतह कितनी होगी? दो। कोण कितना होगा? तीन। भुजा कितना होगा? तीन। शीर्ष कितना होगा? तीन। अंतः कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री कहलाएगा, और सतह कितना हो? दो। इतना क्लियर? अब आगे हम चलते हैं, देखेंगे त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त। ये हो गया हमारा अंतःवृत्त, और ये हो गया त्रिभुज का परिवृत्त। परिवृत्त कहने का मतलब वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर छूकर गुजरती है। वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हुई गुजरती है वह कहलाता है हमारा त्रिभुज का अंतःवृत्त। कहने का मतलब है इसमें जो है त्रिभुज के अंदर वृत्त होगा, और त्रिभुज के अंदर वृत्त होगा
होगा ही, लेकिन क्या करेगा वह तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। क्या करेगा? तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। वह हमारा कहलाता है त्रिभुज का अंतःवृत्त। और वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, वह वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, वह हमारा कहलाता है परिवृत्त। क्या कहलाता है प्यारे? परिवृत्त कहलाता है। अर्थात इसमें देख रहे हैं, इस फोटो में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा पी क्यू आर त्रिभुज का 3 शीर्ष है। और जो है इसको मान लेते हैं ओ केंद्र ओ है, इसमें भी केंद्र ओ है। और केंद्र ओ वाला वृत्त क्या है? त्रिभुज के क्या पी शीर्ष, क्यू शीर्ष और आर शीर्ष, तीनों शीर्ष से होकर गुजर रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। और वह वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होकर गुजरता है, वह कहलाता है त्रिभुज का अंतःवृत्त। आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। अब हम जानते हैं त्रिभुज के प्रकारों को जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे, त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज को जो है 2 आधार पे वर्गीकृत किया गया। पहला जो है किया गया है भुजा के आधार पे, और दूसरा किया गया कोण के आधार पे। त्रिभुज को 2 आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे किया गया। तो चलिए हम जानते हैं, हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को जो है 2 आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पहला होगा भुजा के आधार पे और दूसरा हमारा होगा कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पर प्यारे त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होता है। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार। तो पहला हमारा जो भुजा होता है, पहला जो हमारा त्रिभुज होता है, वह होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारा होगा समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज। त्रिभुज को जो है भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे 3-3 भागों में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पे हमारा पहला आता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा आता है समद्वि बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे त्रिभुज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला हमारा हो जाता है प्यारे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा हो जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा हमारा हो जाएगा न्यून कोण, अधिक कोण, और तीसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। तो भुजा के आधार पर पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। जबकि कोण के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। इतना क्लियर? अब जो है हम जानेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकृत किया गया है, वह त्रिभुज क्या होता। तो पहला हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। आइए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, अगर हम समबाहु त्रिभुज को अगर तोड़े, खंडित करें, तो यह टूटेगा। अगर समबाहु त्रिभुज को हम खंडित करते हैं तो पहला होगा सम, दूसरा होगा बाहु और तीसरा तो त्रिभुज है। तो सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब होता है समान या बराबर। बाहु का मतलब होता है प्यारे भुजा। बाहु का मतलब भुजा। और त्रिभुज
कहने का मतलब वह त्रिभुज जिसकी भुजा क्या होगी, समान होगी या बराबर होगी। वह त्रिभुज जिसकी भुजा क्या होगी, जिसकी भुजा क्या होगी, समान होगी या बराबर होगी, क्या कहलाता है हमारा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वह त्रिभुज जिसकी भुजा क्या होगी, समान होगी। तो क्या भुजा, तीनों भुजा, तीनों भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, आपस में समान होगी, वह त्रिभुज कहलाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज यह हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसको मान लेते हैं शीर्ष ए, इसको मान लेते हैं शीर्ष बी, और इसको मान लेते हैं शीर्ष सी। इसकी जो भुजा है, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का जो माप होगा वह क्या होगा, समान होगा। अगर पहला भुजा ए है तो दूसरा भुजा ए होगा, और तीसरा भुजा भी क्या होगा हमारा, ए ही होगा। तब कहलाएगा हमारा कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज। अब तीनों भुजा बराबर होगा तो इसका तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज का कंडीशन क्या हो जाएगा, तो भुजा जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, और कोण भी हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण सी ए बी। कहने का मतलब है ए बी सी ये कोण, उसके बाद बी सी ए ये कोण, और सी ए बी ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज का जो है कोणों का माप कितना होगा। तो हमको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, हमको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होगी, सभी कोण बराबर होगा। तो सभी कोण तो मान लेते हैं, सब कोण को x क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x प्लस x तो 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा 3, तो कट गया 60 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अर्थात समबाहु त्रिभुज का जो है सभी कोणों का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज की सभी कोण कितने डिग्री की होती है, तो 60 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है प्यारे, 60 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की, 60 डिग्री की। कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होगा, सभी कोण बराबर होगा, और सभी कोणों का मान जो है 60 डिग्री के बराबर होगा। तब तो मिला के अंतः कोणों का योगफल पूरेगा 180 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला टॉपिक जानेंगे। अगला हमारा मतलब जो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है वह है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अगला हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु को तोड़ा जाए तो विषमबाहु में होगा विषम, दूसरा होगा बाहु, और तीसरा होगा त्रिभुज। विषम का मतलब होता है असमान। विषम का मतलब क्या होगा, असमान या फिर अबराबर, मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं। और बाहु का मतलब हम लोग जानते हैं भुजा। बाहु का मतलब क्या जानते हैं, भुजा। और ये हो गया त्रिभुज। इसके नाम से ही प्रचलित है कि वह त्रिभुज जिसकी भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी, वह त्रिभुज जिसकी भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी, अर्थात असमान होगी, क्या कहलाएगा हमारा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिएगा इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो भुजा है, पहले नामकरण कर दे, पी क्यू क्यू आर और पी क्यू क्यू आर और पी आर, ये जो भुजा होगा आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, होगा 4 सेंटीमीटर, कुछ हो सकता है। मतलब आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग भुजा होगा। भुजा क्या होगी, अलग अलग होगी। कहने का मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होगी, असमान होगी, क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अर्थात पी क्यू बराबर नॉट पी आर इक्वल टू नॉट क्यू आर। कहने का मतलब इसकी जो है भुजा क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होगी, और भुजा जब बराबर नहीं होगा तो आपस में तीनों कोण भी एक दूसरे से बराबर नहीं होगा। विषम बाहु त्रिभुज का जो है वह विषम बाहु त्रिभुज में जो है तीनों भुजा क्या होती है, असमान होती है, और तीनों कोण भी क्या होगी, असमान होगी।
तो वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होगी, असमान होगी, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हमारा अगला जो त्रिभुज का प्रकार है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अगला जो हमारा प्रकार है त्रिभुज का वह है प्यारे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज को जानेंगे। तो समद्विबाहु को तोड़ते हैं तो यह टूटेगा सम में और द्वि में और बाहु। सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो और बाहु का मतलब होगा भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होगी, आपस में समान होगी, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या होगी, समान होगी, क्या कहलाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा प्यारे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगा, वह हमारा कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ई ए इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि जितना ई उतना ही ई होगा। 2 सेंटीमीटर ए भी भुजा होगा तो हमारा एसी भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगा और ई क्या होगा, भिन्न होगा। कहने का मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो है आधार का जो कोण होगा, आधार भुजा से जो कोण बनेगा वह कोण क्या होगी, आपस में समान होगी। क्या होगी, आपस में समान होगी। अर्थात ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में समान होगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने देखा कि दो भुजा समान होगा और आपस में दो कोण क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ए बी भुजा बराबर एसी भुजा और कोण बी बराबर कोण सी। इतना क्लियर। चलिए अब हम आगे जो है, जितना आगे जो है हम चलेंगे कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। किसके आधार पे, तो कोण के आधार पे जो है हम त्रिभुज के प्रकार को देखेंगे। तो पहला हमने बताया था कोण के आधार पे त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज समझिएगा, न्यून कोण हम लोग जो है कभी जो है आप लोग जो कोण में पढ़े होंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा ना, तो वह होगा न्यून कोण। और न्यून कोण त्रिभुज है, कहने का मतलब वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या होगा, आपस में न्यून कोण हो। तीनों कोण आपस में न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, कोमा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक हम त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा ये हो गया हमारा त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या होगा, जो हम क्या पढ़े, वह त्रिभुज का तीनों कोण क्या होगा, आपस में न्यून कोण होगा। अर्थात कोण ए हमारा जो होगा सो, कोण बी जो होगा वो, और कोण सी जो होगा वह क्या होगा, आपस में एक दूसरे का न्यून कोण होगा। अर्थात सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा है 35 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री, तो 65 और 35 हो गया 100 और ये होगा 80 डिग्री। कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा कोण ए है, कोण बी है और कोण सी जो है ये कितने कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री से कम है। तो वह त्रिभुज जिसके क्या होगी, तीनों कोण न्यून कोण होगा, वह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब चलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब आगे हम चलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। अधिक कोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसकी जो है एक कोण क्या होगी, अधिक कोण होगी। एक कोण क्या होगी, अधिक कोण होगी। वह त्रिभुज जिसकी
एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात अधिक कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब वह त्रिभुज जिसका जो है एक कोण क्या होगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है कितना होगा, तो एक कोण कम से कम जो है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जैसे मान लेते हैं हो जाएगा 130 डिग्री, 90 से बड़ा 180 से छोटा। यह जो हमारा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC, यह त्रिभुज हमारा होगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। आगे हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। आगे क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। अगला जो हमारा त्रिभुज है वह त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में जो है भुजा क्या होगा, 3 को भुजा होगा त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जो है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो हमारा होगा, ये हमारा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है प्यारे, कर्ण कहलाता। और समकोण त्रिभुज में जो है 90 डिग्री के लंबवत जो हमारा होगा वह हमारा होगा लंब। क्या होगा, हमारा लंब भुजा होगा। और जो क्षैतिज जो भुजा होगी समकोण त्रिभुज, मतलब 90 डिग्री से जो क्षैतिज भुजा होगी, आधार की जो भुजा होगी वह हमारा कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा, आधार। और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, आधार को कहते हैं बेस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट किया जाता है लंब को, कर्ण को H से और आधार को B से। तो हम लोगों ने आज जाना त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा 2 कोण बराबर होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होगी और एक भी कोण आपस में बराबर नहीं होगी। और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण होगा। कहने का मतलब है, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में कम से कम जो है, कम अधिक से अधिक जो है 3 न्यून कोण हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोणों की संख्या हो सकती है। और साथ ही साथ किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण होगा, अधिक से अधिक एक अधिक कोण होती है। इतना क्लियर। चलिए, उसके बाद हमारा त्रिभुज में एक और पॉइंट आता है। अगला एक त्रिभुज और आता है जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समकोण बनाने वाली भुजा आपस में क्या होगी, समान होगी। समकोण बनाने वाली भुजा आपस में क्या होगी, समान होगी। वह त्रिभुज हमारा कहलाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब, जिस त्रिभुज का जो भुजा समकोण का निर्माण करेगा, एक भुजा ये और एक भुजा ये, 2 भुजा मिलकर क्या कर रहा है, एक समकोण का निर्माण कर रहा है, एक 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है, समकोण का निर्माण कर रहा है। तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और यही जो हमारा त्रिभुज बनेगा, यह त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। वह त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो, वह हमारा कहलाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा कहलाता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको नामकरण के अनुसार अगर देख ले तो AB बराबर हो जाएगा BC। जो हमारा समकोण बनाएगा, एक भुजा ये एक भुजा ये, दोनों भुजा मिलकर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो यह दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा वह हमारा होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब प्यारे, त्रिभुज में जो है जितनी भी सूत्र होती है, उन सभी सूत्रों को हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो चलिए आप लोग जो है सूत्र को भी लिखना प्रारंभ कीजिएगा।
चलिए त्रिभुज में जो है पहला त्रिभुज आता है हमारा, पहला जो सूत्र आता है, हम देखेंगे फॉर्मूला को। थ्योरी हम लोगों ने जान लिया, थ्योरी जानने के बाद हम लोग जो है महत्वपूर्ण सूत्र को जानेंगे। त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं उन सभी सूत्रों को। तो पहला आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। दूसरा सूत्र रहेगा इसी में, त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a + b + c, अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल। अगला हो जाएगा हमारा सूत्र त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप बट्टा 2। अर्ध परिमाप हमारा हो जाएगा परिमाप बट्टा 2, या इसी को बोल सकते हो आप लोग a + b + c बट्टा 2। अगला जो हमारा सूत्र आएगा वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कब? जब तीनों भुजा दिया रहेगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हो गया आधार ऊंचाई दिया रहेगा तब, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग कहाँ होगा? जब तीनों भुजा दिया रहेगा। इसका सूत्र हो जाता है √s × s - a × s - b × s - c। और इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र बोलते हैं? हीरोन सूत्र बोलते हैं। और s यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे s जो है हमारा अर्ध परिमाप है। s हमारा क्या है प्यारे? अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। चलिए आप लोग जो है इतना को क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। चलिए अब आगे लिखिएगा समबाहु त्रिभुज। अगला सूत्र लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a² भुजा स्क्वायर। अगला समबाहु त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका सूत्र हो जाता है √3/2 गुने भुजा। ए का मतलब भुजा। आगे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यह हो जाएगा 3 गुने भुजा। 3a बोलिए या फिर 3 गुने भुजा बोलिए। अब आगे हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार को b और ऊंचाई को h कहते हैं। आगे समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई। अगला हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर तो 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। चलिए अब जो है आप लोग इतना को फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा 1/4 b² √1/4 b² √2
4a² माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर। आगे अगला जो हमारा सूत्र है वह है समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। आगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2a प्लस बी। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा हो जाएगा 2a प्लस बी। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 b² रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी। आगे समकोण त्रिभुज में जो है कुछ और सूत्र होंगे जिनको हम लोग देख लेते हैं फिर से। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतना क्या कीजिए आप लोग पुनः फिर से क्या कीजिए राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तेजी से कीजिएगा आप लोग। हाँ तो बच्चे आज की क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में देखा है और त्रिभुज के बारे में सभी सूत्रों को देख लिया है। सभी सूत्र क्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, अनेक प्रकार के जो भी त्रिभुज है सबका क्या कर लिए हम सूत्र को देख लिए। और आप लोग जो है इन सभी सूत्रों को क्या कर लीजिएगा बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इन सभी सूत्रों का एक्सप्लेन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज का सूत्र देखा। अब जो है चलिए आप लोगों को हम कुछ प्रश्नों को करवाते हैं त्रिभुज से संबंधित। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आएगा, बोलेगा त्रिभुज से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोलेगा 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप तथा अर्ध परिमाप ज्ञात करें। अर्ध परिमाप ज्ञात करें। तो पहले हमने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है जिसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप और अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए दिया है, सबसे पहले प्रश्न में दिया है त्रिभुज की 3 भुजा। तो पहला भुजा मान लेंगे ए 6 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा मान लेंगे बी 7 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा मान लेंगे सी 8 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा मान लेंगे सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। जैसा कि हम जानते हैं, हम बताए थे आपको कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी अर्थात तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग, ए का मान कितना है प्यारे 6 है, बी का मान कितना है 7 है और सी का मान 8 है। 6 7 13, 6 7 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, ये हमारा हो गया क्या सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हमारा हो गया परिमाप। 21 सेंटीमीटर क्या हो गया प्यारे परिमाप हो गया। और बोल रहा है क्या अर्ध परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अर्ध परिमाप। तो हम जानते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर हम लिखाए थे आप लोगों को सूत्र। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है परिमाप बट्टा 2, वो होता है परिमाप बट्टा 2 या सभी भुजाओं के योगफल का आधा, सभी भुजाओं के योगफल का
आधा, या होगा। तो परिमाप कितना हमारा है, परिमाप आया 21, परिमाप आया 21 बट्टा 2, 21 बट्टा 2, 21 का हो जाएगा 10.5, 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। क्या हो गया पहले, अर्ध परिमाप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आप लोग को बताया था कि अगर भुजा दिया रहेगा, 3 भुजा दिया रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हिरोन सूत्र से निकालेंगे। किस सूत्र से, हिरोन सूत्र से। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया, क्या है, दिया है। दिया क्या है, तो पहला भुजा दिया 2 सेंटीमीटर, तो पहला भुजा को मान लेंगे। दूसरा भुजा दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा को मान लेंगे बी। और तीसरा भुजा दिया 5 सेंटीमीटर, तो तीसरा भुजा को मान लेंगे सी। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजा दिया रहेगा तो लगाएंगे हिरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। और हमारा हिरोन सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी होता है। चलिए देखते हैं। तो रूट है तो रूट रहेगा, और इससे पहले एस जो हमारा प्रिय होता है, वो हमारा एस होता है क्या, एस होता है हमारा अर्ध परिमाप। एस हमारा क्या होता है, प्रिय अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को कहते हैं एस। किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज पर है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है प्यारे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल बट्टा 2। तो तीनों भुजा क्या क्या है, तो 2 है, और क्या है 3 है, और क्या है 5 है। तो 3 2 5 बट्टा 3 2 5 5 10, तो 10 बट्टा कितना आ गया 2, जो आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। एस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। अब रखते हैं एस का मान, एस है तो 5 इंटू एस माइनस है तो 5 माइनस ए का मान कितना 2 इंटू एस माइनस बी, एस का मान कितना 5 और एस का मान कितना है 5 माइनस बी का मान कितना, तो बी का मान है 3, फिर इंटू एस, तो एस का मान कितना है, एस का मान है 5 माइनस सी का मान कितना है 5। अब हो जाएगा हमारा रूट अंडर, रूट है तो रूट रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, इंटू है तो इंटू रहेगा, 5 में से 2 जाएगा तो हो गया 3, फिर इंटू का मतलब गुना, 5 में से 3 गया तो 2, फिर इंटू 5 में से 5 गया तो 0। ये हमारा कुल मिला के आ गया 5 या 15 29 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। कितना आ गया हमारा रूट 0, कितना आ गया रूट 0, अर्थात 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। 0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलेगा प्रश्न नंबर 3, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करें। क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करें। दिया गया है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो भुजा दिया गया, क्या दिया गया प्रश्न में दिया गया है प्यारे भुजा बराबर, तो भुजा का मान कितना दिया गया है, तो भुजा का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और रूट है तो रूट रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, बट्टा 4 है तो 4 रहेगा। अब भुजा का मान, तो भुजा का मतलब ए, और ए का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, या फिर क्या कर दीजिए 2 इंटू 2 कर दीजिए, 2 दूने 4 और 2 से 2
खत्म, बच गया कति √3 सेंटीमीटर। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का इकाई हमेशा होता है वर्ग में होता है, इसमें होता है वर्ग में होता है। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर होगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग को ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ इसमें क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि ऊंचाई भी ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, ऊंचाई। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर हो जाएगा √3/2 a। √3/2 क्या होता है, a। √3 है तो √3 रहेगा, बट्टा 2 है तो 2 रहेगा, और a का मान 2 है। a का मान कितना है, 2। 2 से 2 खत्म, ये भी आ जाएगा कितना हमारा, √3 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर आएगा क्या हमारा ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का। आशा करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे समकोण त्रिभुज पे। आगे चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिया गया है 6 सेंटीमीटर आधार तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न में दिया गया है 6 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया क्या है प्यारे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो दिया है सबसे पहले क्या, आधार। आधार मतलब b बराबर, आधार b बराबर दिया गया हमारा 6 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ दिया गया ऊंचाई। क्या दिया गया है, ऊंचाई। ऊंचाई हमारा दिया गया h। h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार का मान कितना है प्यारे, 6 है, गुने ऊंचाई का मान कितना है, 5 है। तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए घन और घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घन के बारे में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, CUB, क्यूब। सबसे पहला काम, घन के अंतर्गत जितनी भी सूत्र आती है हम सबसे पहले उनको लिख देते हैं, और उनके बाद जो है हम सभी जो है क्या करेंगे, घन के बारे में जानेंगे घन क्या होता है। सबसे पहले सूत्र को लिख लीजिए, बढ़िया होगा। सबसे पहला सूत्र, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, या इसी को कहेंगे ए क्यूब। ए का मतलब भुजा। दूसरा फॉर्मूला, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तीसरा हमारा हो जाएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा, या इसी को कहेंगे √3। अगला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा घन का भुजा बराबर, जब क्या दिया गया हो, तो जब क्षेत्रफल दिया गया हो, ये हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल बट्टा 6। अगला हमारा फॉर्मूला, घन का फिर भुजा, ये कब, जब क्या दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं आयतनों का क्यूब रूट, आयतनों का क्यूब रूट, या फिर 3 करनी आयतन।
आगे हमारा हो जाएगा घन का भुजा, ये हो जाएगा विकर्ण बट्टा √3। जब क्या दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो, और आगे क्षेत्रफल पूछे, आयतन पूछे, परिमाप पूछे, जो भी पूछे, तो उसमें क्या ये सूत्र को लगाएंगे, घन का भुजा बराबर विकर्ण बट्टा √3। जब आयतन दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो √3 क्षेत्रफल बट्टा 6 लगाएंगे, जब विकर्ण दिया रहेगा तो √3 गुने, जब विकर्ण दिया रहेगा, भुजा पूछेगा तो विकर्ण बट्टा √3 लगाएंगे। और घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा या √3। घन का पूरक क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या एक क्यूब। चलिए अब इस सूत्र को आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी या किताब कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे घन के बारे में, घन आखिर होता क्या। तो सबसे पहले जान ले, घन का जो है अंग्रेजी शब्द होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब होता है, CUBE। पहले घन जो है हमारा एक ठोस आकृति है, ये तो पता है, और साथ ही साथ ज्यामितीय आकृति भी। और ज्यामितीय आकृति में कैसा आकृति है? तो ज्यामितीय आकृति में त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। और त्रिविमीय आकृति तो है, लेकिन उसके साथ भी कंडीशन लगा हुआ है कि घन का जो सतह होगा वह सतह क्या होगा? तो वर्गाकार। क्या होगा? वर्गाकार हो। अर्थात घन किसको बोलेंगे? तो घन बोलेंगे वह ठोस या फिर वह ठोस आकृति जिसका सतह क्या हो? वर्गाकार हो। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। और इसकी आकृति त्रिविमीय आकृति की होती है। कैसी होती है प्यारे? त्रिविमीय आकृति की होती है। कौन? घन। घन जो है हमारा किस आकृति का होगा? तो त्रिविमीय आकृति का होगा। देखिएगा, हमने बोला वह ठोस आकृति जिसका सतह क्या होगा? तो वर्गाकार होगा। यह जो इसका सतह है, यह जो सतह है, यह सतह कैसा है? यह सतह जो है इसका वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार है। और इसको जो है 3D इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। सेम उसी प्रकार घन का जो भुजा होगा सब क्या होगा? ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई। तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किसमें? घन में। तो घन का परिभाषा क्या हो गया? वह ठोस आकृति, वह ठोस त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति जिसका सतह वर्गाकार होता है, घन कहलाता। घन कहलाता है। वह ठोस आकृति जिसका सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब आते हैं घन का कुछ विशेषताओं को देखते हैं। घन के कुछ विशेषताओं को देखते हैं, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। घन में जो है सबसे पहले इसका सतह कैसा होगा? तो सबसे पहले जो होगा घन की विशेषता में हो जाएगा, घन का जो सतह होगा वह होगा वर्गाकार। दूसरा विशेषता घन में आ जाएगा, दूसरा विशेषता समझिएगा, घन में जो है सतहों की संख्या जो है 6 होगा। तीसरा विशेषता आ जाएगा, घन में शीर्षों की संख्या, शीर्ष जो है घन में 8 होंगे। घन में विकर्णों की संख्या देखिएगा, तो विकर्णों की संख्या हो जाएगा 4। उसके बाद किनारा जो होगा वह हो जाएगा हमारा 12। सतह हो गया, शीर्ष हो गया, किनारा हो गया, विकर्ण हो गया। इसमें घन में, तो घन में समझिएगा ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद एक ये 9, एक 10, एक 11 और एक 12 किनारा। क्लियर? उसके बाद एक शीर्ष,
2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष और ये रहा हमारा 8 शीर्ष। 8 शीर्ष हो गए। पहला शीर्ष यहाँ, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष, छठा शीर्ष, सातवां शीर्ष और यहाँ 8वां शीर्ष। शीर्षों की संख्या 8। उसके बाद सतह, एक सतह ये हो गया, एक सतह इसके पीछे वाला, 2 सतह, एक ऊपर, 3 सतह, एक नीचे, 4 सतह, एक दायां साइड और एक बायां साइड। कितना हो गया? 8 सतह हो गया। कुल मिला के हम लोगों ने देखा घन के बारे में, तो वह ठोस जिसकी आकृति क्या होती है? त्रिविमीय होती है और साथ ही साथ सतह जो होगा वर्गाकार होता है, घन कहलाता है। और घन में कुल सतह जो होता है 6 होगा। इसका सतह कैसा होगा? वर्गाकार होगा। इसी की शीर्षों की संख्या होगी 8 और किनारा होगा 12। इतना क्लियर? चलिए अब हम जानेंगे घनाभ के बारे में। अब घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड समझिएगा, हमने अभी जस्ट बताया था वह ठोस आकृति जिसका सतह वर्गाकार होगा वह कहलाएगा घन। लेकिन उसी का जस्ट उल्टा वह ठोस आकृति जिसका सतह क्या होगा? जिसका सतह जो है आयताकार होगा, क्या कहलाएगा? हमारा घनाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। वह ठोस आकृति जिसका सतह आयताकार होता है घनाभ कहलाता है, और वह ठोस आकृति जिसका सतह वर्गाकार होता है क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अब जखनी जब क्या होगा? वर्ग के आकार का होगा तो भुजा की लंबाई क्या होगी? समान होगी आपस में। लेकिन इसका क्या है? आयताकार है। और हम क्या जानते हैं? आयत में जानते हैं। आयत में क्या जानते हैं? तो आयत में जानते हैं कि आमने सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। मतलब जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, जितना चौड़ाई होगा उतना ही चौड़ाई। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब है घनाभ में जो है भुजा क्या होगी? आपस में बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब लंबाई यहां से यहां, ये हमारा हो गया लंबाई। ऊंचाई को इसमें कहते हैं h और चौड़ाई को कहते हैं इसमें b। घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है। आयत में लंबाई चौड़ाई होगा, लेकिन घनाभ में क्या हो जाएगा? एक ऊंचाई आ जाती है। क्या आ जाती है? ऊंचाई आ जाती है। 3 गो बीमा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। चलिए, तो घनाभ हमने बोला वह ठोस आकृति, वह ठोस त्रिविमीय आकृति, याद रखिएगा, त्रिविमीय आकृति जिसका सतह आयताकार होता है, कोमा घनाभ कहलाता, घनाभ कहलाता है। चलिए अब हम घनाभ की विशेषता को देखेंगे। तो सबसे पहले घनाभ की विशेषता में देखेंगे तो घनाभ का जो सतह होता है वह क्या होगा? तो आयताकार होगा। साथ ही साथ घनाभ का अगला विशेषता देखें तो इसमें जो है शीर्षों की संख्या ठीक घन के जैसा ही होगा। तो मतलब क्या उसमें शीर्ष क्या वो था? 8 गो, इसमें भी शीर्ष क्या होगा? 8 होगा। उसमें वर्ग का सतह कितना था? 6, तो घनाभ का सतह भी 6 होगा। वर्ग में क्या था? और किनारा था कितना? किनारा था 12, तो घनाभ में भी किनारों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। चलिए, घनाभ में सतहों की सतह होगा आयताकार, सतह की संख्या 6 होगा, शीर्ष 8 होगा और किनारा कितना होगा? 12 होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो है 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, इसी को बोलते हैं किनारा। 4 किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये रहा 12।
12 हो गया हमारा किनारा। उसके सतह, एक सतह ये हो, दूसरा सतह इसके पीछे, तीसरा सतह ऊपर, चौथा सतह नीचे, 4 सतह, पांचवा सतह बायां और दायां और छठा सतह बायां। इतना क्लियर। सतह 6 गो और शीर्ष जो होगा 8 गो। एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, 2 शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष, छठा शीर्ष, सातवां शीर्ष और एक 8वां शीर्ष। कोई दिक्कत? चलिए, घनाभ में लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और साथ ही साथ क्या होगा? ऊंचाई होगा। इसमें क्या क्या होती है? तो लंबाई होती है, साथ ही साथ चौड़ाई होती है और साथ ही साथ क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एल लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए, अब हम जानते हैं घनाभ के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनको देखते हैं। चलिए, आप लोग को घनाभ के बारे में समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन कीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं घनाभ का सूत्र को देखते हैं। सबसे पहला सूत्र, घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला हो जाएगा घनाभ का लंबाई बराबर आयतन बट्टा चौड़ाई गुने ऊंचाई। साथ ही साथ घनाभ का चौड़ाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई। और इसी के साथ घनाभ का ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, ये सभी सूत्र जो है घनाभ के अंतर्गत आती है। इस सभी सूत्र को आप लोग जो है क्या कीजिए, झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाक से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, इतना काम कीजिएगा आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग घन और घनाभ के बारे में बढ़िया से आप लोग जान गए होंगे। अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला जो हमारा क्लास होगा वह क्लास हम लोग का होगा, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब अगला क्लास जो हमारा होगा वह होगा बेलन पर। इस पर होगा, बेलन पर होगा। और आप लोग जो है पुनः इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ ढेर सारे फ्रेंड्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का आनंद क्या करे, वो लोग भी ले और वो लोग घन और घनाभ के बारे में जो अधूरी जानकारी है उनके पास, वो क्या करे, पूरी करे। धन्यवाद।